हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ TYBMS सैम 6 ऑपरेशनल रिसर्च के क्वेश्चंस पेपर, जो कि ये क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2019 का। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देखा, जो कि अप्रैल मंथ का था, वो अप्रैल 2019 का। आज जो हम देखने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर्स है, ये बेसिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हुआ है, वहां से आप ये क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो और इसके पूरे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, देन गाइस, यहाँ पे आज मैं आपके साथ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी जो पार्ट है, जो 15 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, ये पेपर 2019 नवंबर मंथ का पेपर है, एंड इससे पहले हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था और देखा था उसके सॉल्यूशंस को, वो अप्रैल मंथ 2019 का था। राइट, तो मैं आप लोग के लिए ये 2019 का पेपर, जो कि बहुत ही रेयर अवेलेबल है, कि ये बहुत जल्दी मिला नहीं, मुझे भी बस रिसेंटली मिला हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग की हेल्प किया जाए, ठीक है, वीडियो बना के। तो यहाँ पे मैं आपके सामने पेपर्स एक्चुअली प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये वर्ड जो है, इसको मैं कन्वर्ट करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए पेपर्स और उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पेपर्स बस आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने ऑपरेशनल रिसर्च में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करो, ये मेरी कंटिन्यूअस यहाँ पे कोशिश जारी है। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर लिखा हुआ है मैच द राइट एंड क्लोजली रिलेटेड आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है, एक है कि जो क्लोजली रिलेटेड आंसर्स है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, और टोटल 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। राइट, और इसके अंदर आपको एक्स कॉलम दिया हुआ है एंड कॉलम वाई दिया हुआ है। कॉलम एक्स के अंदर आपके क्वेश्चन हो गए, देख सकते हो यहाँ पे। वैल्यू ऑफ गेम 0 लिखा हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पेसिमिस्टिक टाइम है यहाँ पे, एडेड डमी रो इन द असाइनमेंट, redundant constant in the graphical and applications of operational research in finance, transportation element as a time। एंड इसके बाद है यहाँ पे एड डमी कॉलम इन द असाइनमेंट एंड जीरो सम गेम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए और उसके 10 आंसर्स भी दिए गए, यानी कि एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन है और 10 आपके आंसर्स भी यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, तो चलिए अभी वन बाय वन का फटाफट हम आंसर देखते हैं क्या हो सकता है, और उसको समझते हैं कि इसका आंसर कैसे ये बन सकता है। तो सबसे जो फर्स्ट वन आपको गिवन है, वो है वैल्यू ऑफ गेम जीरो। वैल्यू ऑफ गेम जीरो कब होगा, देखिए, वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पे बात किया गया है। गेम बेसिकली आपको मालूम है, आप क्रिकेट मैच देखते हो, अभी रिसेंटली आईपीएल भी चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो टीमें, एक टीम विन करेगी, एक टीम लूज करेगी। ठीक है, मतलब कि एक टीम जीतेगा, एक दूसरा टीम हार जाएगा, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वल। ठीक है, तो दोनों का पॉइंट क्या हुआ, 1-1 का पॉइंट होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो। जब जीरो वैल्यू हो जाएगा, तो दैट इज मीन्स इसका जो आंसर बनेगा, वो आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज में से आएगा। मतलब वीन एंड, यहाँ पे देखते हो एफ एफ जो आंसर है यहाँ पे। ठीक है, वन प्लेयर्स गेन इज द अदर प्लेयर्स लॉस। तो ये फर्स्ट का आंसर यहाँ पे बनेगा। राइट, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी फर्स्ट। ठीक है, इसका सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसके बाद लिखा है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या होता है कि जो शॉर्टर टाइम में, देखिए सबसे शॉर्टर टाइम में, ठीक है, अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करके दे, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। राइट, तो इसका अगर मैं आंसर देखूं, तो देखिए यहाँ पे आई में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेज एंड आइडियल टाइम एस्टिमेटेड इन द पर्ट। तो दैट इज मीन ये सेकंड का आंसर यहाँ पे अब बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड। चलिए, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इन एचआरएम। एचआरएम का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और बेसिकली एचआरएम में हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन एचआरएम में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे जिस हिसाब से आपको कॉलम वाइज आंसर दिया हुआ है, तो एचआरएम के अंदर मुझे अब मिलेगा इसका आंसर ए। ए में क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल।
ठीक है, ये HRM का पार्ट है। तो HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है वो बेसिकली यहाँ पे है। तो मतलब कि ट्रेनिंग देना उनको, प्रॉपर तरीके से उनका स्किल जनरेट करना एंड देन उसके बेसिस पे ठीक है उनसे वर्क करके कंप्लीट करके लेना, तो वो HRM का पार्ट हो गया। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इन HRM का आंसर होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूलिंग। देन इसके बाद आएगा पेस्टिमिस्टिक टाइम। पेस्टिमिस्टिक टाइम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले जो हमने अप्रैल के पेपर सॉल्व किए वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। पेस्टिमिस्टिक का टाइम क्या होता है कि डिले हो जाता है, ठीक है। और ये डिले करता है पेस्टिमिस्टिक, मतलब कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपका डिले हो रहा है उसको हम बोलेंगे पेस्टिमिस्टिक, ठीक है। वो मैक्सिमम डिले भी हो सकता है या मिनिमम डिले भी हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है टाइम एस्टिमेटेड इन द पर्ट बाय द कंसिडरिंग वर्स्ट डिले, ठीक है। तो डिले हो गया मतलब कि मेरा आंसर यहाँ पे बन गया फोर्थ का, कि जो पेसिमिस्टिक होगा वो क्या करेगा, डिले करेगा मेरे किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको सिर्फ इसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए, वो भी हल्की मीनिंग मालूम होनी चाहिए, इतना डीप नॉलेज आपको नहीं चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ऐड डमी रो इन द असाइनमेंट, ठीक है। रो में हमें असाइनमेंट में सॉरी रो आपका जो असाइनमेंट चैप्टर्स है उसके अंदर हम रो में क्या करते हैं, डमी यूज करते हैं। हम डमी कब यूज करते हैं, जब अपना रो जो कॉलम रो होता है उसके अंदर जो अपनी वैल्यूज होती है नंबर ऑफ द रोज वो कम होता है, इसके वजह से हम क्या कहते हैं वहाँ पे रो ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, राइट, तो दैट इज में हमें रो में क्या करना पड़ेगा, 4 रो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो 4 रो मतलब कि आपका रो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द कॉलम, मतलब कि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए यहाँ पे बी में क्या लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ रो मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो ये तो नहीं होगा। और जी में यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो ये मेरा आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। याद रखिए अगर हम रो में ऐड कर रहे हैं तो मतलब कि अपना नंबर ऑफ रो कम है, अगर नंबर ऑफ कॉलम में ऐड कर रहे हैं तो मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम कम है अपने पास, ठीक है। तो इसलिए हम डमी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि अपना सम जो हो वो बैलेंस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे मिल गया नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। एंड देन इसमें लिखा हुआ है रेड्यूडेंट कॉन्स्टेंट इन द ग्राफिकल। तो ये ग्राफिकल की बात किया हुआ है, तो ग्राफिकल मतलब कि आपके एलपीपी की बात होती है। एलपीपी में अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, यही पूरे इसमें मतलब कि जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें बस इतने ही दिया हुआ है, डज नॉट इफेक्ट द फिजिबल सॉल्यूशंस। और अगर मैं इसके बियॉन्ड और कोई ऑप्शन सर्च करता हूँ तो मुझे और कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। लास्ट में मुझे पर्ट के बारे में दिया हुआ है जो कि नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है। सेकंड लास्ट भी पर्ट के बारे में दिया हुआ है। फेयर गेम थियरी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे तो मैंने आंसर मार्क कर दिया, तो ये आंसर नहीं होगा। टू मैक्सिमाइज पर कैपिटा इनकम, ये फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड की बात किया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। फिर मिनिमाइज टाइप्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एलपीपी का पार्ट है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है। और ये नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि यहाँ पे आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मतलब मेरे पास एक ही एक ऐसा आंसर है जो मुझे एलपीपी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब मेरा 6 का आंसर मुझे मिल गया। मेरा 6 का आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, डी डज नॉट इफेक्ट द फिजिबल सॉल्यूशन। एंड देन इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इन फाइनेंस, तो इसमें आएगा टू मैक्सिमाइज द पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या शो करता है आपका, इकोनॉमिक नेशनल इनकम, तो यहाँ पे इनकम मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो मेरे 7 का भी मुझे आंसर मिल गया। ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट एज टाइम, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट एज टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। और तो मतलब यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए लास्ट में तो कुछ है नहीं ऑप्शन में, अब मेरे पास ऑप्शन में क्या है, सिर्फ मिनिमाइज टाइप्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे दिया हुआ और एक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि इसका सिंपल सा मुझे आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा सी, राइट ना। तो इसमें बनेगा मिनिमाइजेशन टाइप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एट डमी कॉलम इन द असाइनमेंट, यस देखो तो ये ऑप्शन है अपने पास जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो मेरे 9 का भी मुझे आंसर मिल गया।
अब मेरे पास बचा क्या, सिर्फ एक फेयर गेम का ही ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि अदरवाइज देख सकते हो आप लाइन से हमने टिक मार्क कर दिए हुए, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आंसर दिया था फोर्थ, वो भी टिक मार्क कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि जीरो सम गेम, तो मेरे पास यही एक बचा हुआ है फेयर गेम, तो ये इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। मुझे 9 के आंसर मिल गए तो 10 के भी आंसर बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा। तो आई होप ये समझ गए कि आपको किस तरीके से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपने सिर्फ मेरे वीडियो देख के गए या आपने कहीं पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के गए हो, तो दैट इज में उस प्रैक्टिकल से भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकते हो। याद रखिए 15 मार्क्स, अगर आपने 15 मार्क्स पूरा ऑब्जेक्टिव से निकाल लिया तो इसका मतलब कि आपको सम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे और आपके जो पेपर्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं अभी हम ट्रू एंड फॉल्स पे। और यहाँ पे आंसर देखते पहले क्वेश्चन देखते ट्रू फॉल्स में क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द एरिया ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इन एग्रीकल्चर। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो एरिया ऑफ एप्लीकेशंस है ऑपरेशनल रिसर्च का, क्या वो एग्रीकल्चर को भी कवर करता है क्या, तो नहीं क्लास। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च में एग्रीकल्चर का कोई भी पार्ट नहीं है। इसमें आपका इन्वेंटरी है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ठीक है, और ऐसा सेल्स है। तो दैट इज में ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इसमें। टोटल 9 कॉन्सेप्ट है ऑपरेशनल रिसर्च के एरिया ऑफ एप्लीकेशन के अंदर, बट एग्रीकल्चर का कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है आपको। तो दैट इज में इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है आपको, A linear programming model consists of only decisions variable and constant। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, क्या वो वेरिएबल के बेसिस पे या कांस्टेंट के बेसिस पे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एलपीपी में क्या डिसीजन लिया जाता है, यस, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि हमने सम सॉल्व किया हुआ है और उसमें हम लिखते थे सब्जेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट कांस्टेंट आते थे मतलब वो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते थे, मैथमेटिकल इक्वेशंस के बेसिस पे ही हम क्या कहते थे कि उसमें मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेते थे, ठीक है। तो ये आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इन अ ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी द ऑप्टिमल वैल्यू अकर एनीवेयर इन द फिजिबल रीजन। अभी हम इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि फिजिबल रीजन बनेगा, इन फिजिबल रीजन के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या फिजिबल जो रीजन बनेगा या सोल्यूशन बनेगा, उसके अंदर कहीं पे भी आपका ये ऑप्टिमल वैल्यूज हो सकता है क्या। तो यस, हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि जब हम ये फिजिबल सॉल्यूशंस या फिजिबल रीजन बनाएंगे तो उस रीजंस के अंदर आपका जो मैक्सिमम या ऑप्टिमम वैल्यूज होगी वो कहाँ पे होगी, वो आपको नहीं मालूम। वो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उस फिजिबल रीजन के अंदर ही होगा, राइट ना। तो इसीलिए ये भी आंसर क्या हो सकता है, ट्रू होगा। नेक्स्ट वन आते हैं अभी फोर्थ पे। यहाँ पे फोर्थ पे देख सकते हो आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेकेंड। If the assignment element are the cause element, then the objective of the optimal assignment is to be maximize the cause। यहाँ पे क्या बताया भाई कि असाइनमेंट एलिमेंट अगर अपना कॉस एलिमेंट है, ठीक है, अपने असाइनमेंट के सम सॉल्व किए, अगर असाइनमेंट एलिमेंट है तो उसको क्या इसमें दिया हुआ है, मेंशन क्या किया हुआ है कि वो कॉस एलिमेंट है। तो क्या आपको बताना है कि वो मैक्सिमाइज होगा एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि कॉस क्या मैक्सिमाइज होना चाहिए कि मिनिमाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज द कॉस्ट। तो ये ऑब्वियसली इतना स्टेटमेंट रीड करने के बाद भी हमें समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स। क्यों फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमाइज कॉस्ट नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज कॉस्ट होना चाहिए। तो जाके अपना एग्जैक्ट आंसर फिर दिखाई देगा, या जो अपना डिसीजन लेने का वे है उसमें अपने को समझ में आएगा। और मैंने जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाया तभी मैंने आपको समझाया कि कॉस्ट कभी भी मिनिमाइज होता है, और एक सिंपल सा फंडा है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जब तक कॉस्ट मिनिमाइज नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट, नंबर ऑफ बेसिक allocated या occupied cells should be exactly m plus n plus 1, तो so that it become non degenerate। तो यहाँ पे तो गलत दिया हुआ है बेसिकली,
ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो एलोकेट हुआ वैल्यूज है, ठीक है, ये शुड बी एग्जैक्टली किसके होना चाहिए, m प्लस n प्लस 1 के, तो सो दैट द बिकम नॉन डिजेनरेट। तो देखिए ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूला ही रॉन्ग लिखा हुआ है, राइट। अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करें तो बेसिकली अपना फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस n माइनस 1। देन यहाँ पे तो फॉर्मूला ही रॉन्ग लिखा हुआ है, और जो आपका फॉर्मूला एग्जैक्ट है उसमें आपका m प्लस एन माइनस 1 आता है, ठीक है, याद रखिए m प्लस एन माइनस 1 आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 दे दिया हुआ है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये तो पहले से ही फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया, मतलब यहाँ पे आपके आंसर ही फॉल्स हो जाएंगे। अगर अपना फॉर्मूला सही होता तो इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला आपको रॉन्ग दे दिया है तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे और डायरेक्टली हम आंसर भी बता देंगे। डमी एक्टिविटी डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेज, ऑब्वियसली, ठीक है। डमी का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो ना रिसोर्सेस लेगा आपका, ना आपका टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, सॉरी ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। जब कोई टाइम नहीं लेगा तो फिर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको। द थ्री टाइम, ठीक है, द थ्री टाइम एस्टिमेटेड एम्प्लॉय इन द पर्ट आर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एवरेज टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। तो अगर आपने पर्ट जो नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन है या जो मेथड है, अगर आपने उसको सॉल्व किया हुआ है तो उसमें आपको 3 टाइम्स ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। तो दैट इज में इसका आंसर बनेगा ट्रू, राइट, याद रखिए। देन इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे गिवन है आपको, इन अ सीक्वेंसी द टाइम टेकन बाय द ईच जॉब इन चेंजिंग ओवर फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सीक्वेंसी प्रॉब्लम है अगर उसके अंदर हम जॉब को टेकन करते हैं या कोई टाइम टेकन करते हैं जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें जो मशीन चेंज होती है मशीन ए से मशीन बी पे, तो उसके अंदर जो टाइम चेंज हो रहा है या जॉब चेंज हो रहा है, सॉरी जॉब चेंज हो रहा है, तो उसमें जो टाइम है उसमें भी डिफरेंसेस दिखाई देगा आपको। क्या वो डिफरेंसेस को हमें निग्लिजिबल करना है, मतलब इग्नोर करना है? नहीं, हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो आइडल टाइम कंसिडर यहाँ पे होगा, राइट ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में, द रो -1 10 20 डोमिनेट द रो 0 0 0। नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई यहाँ पे, ये बेसिकली गेम थियरी का क्वेश्चन है, सॉरी थियरी ऑफ गेम का ये क्वेश्चन है। थियरी ऑफ गेम में ऐसा कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है कि कोई भी वैल्यू आपका रो या कॉलम या उसके डोमिनेटेड वैल्यूज को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब यहाँ पे बताया -1 10 एंड 20 क्या इसका डोमिनेटेड वैल्यू जीरो होगा? नहीं, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यूज, राइट ना। इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गिवन लास्ट क्वेश्चन है, द कॉलम 0 -1 -2 डोमिनेट द कॉलम 0 -1 -1। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, देखो ये भी सेम दिया हुआ है गेम थियरी के बेसिस पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉलम जीरो, जीरो का देखो यहाँ पे जीरो है तो इसका डोमिनेटिव वैल्यू जीरो है, ठीक है, -1 है तो -1, -2 का यहाँ पे -1 दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये फॉल स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम होना चाहिए, तीनों का सेम होना चाहिए यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए इसका डोमिनेटेड वैल्यूज ये नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी, जो कि 15 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई करना, जो कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेसिस पे ही यहाँ पे आंसर्स को आइडेंटिफाई करे कि आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। ये पूरा आपको आंसर मिल जाएंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी पार्ट, ये भी 15 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको एलपीपी दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आपको यहाँ पे जॉब सिक्वेंसी के सम्स दिए गए, जिसमें आपको एलिप्स टाइम निकालना है, आइडल टाइम निकालना मशीन है, मशीन बी का, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक आप इतने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिए ताकि आप 15 मार्क्स एग्जाम्स में स्कोर कर सको। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। एंड इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।